हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंटली दो पॉइंट चार्जेस, इनफैक्ट दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसका नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। हम लोग आज उस कूलम्ब फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दो पॉइंट चार्ज ले ले, एक Q1 है और एक Q2 है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, तो उस लेक्चर में जाकर के तुम देख सकते हो। और ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वह सेपरेशन है R। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसे हम लोग कूलम्ब फोर्स कह रहे हैं, वह कूलम्ब फोर्स क्या होगा? उन्होंने ऑब्जर्व किया, पहली बात तो ये कि ये जो फोर्स होगा, यह फोर्स पार्टिकल 1 पर पार्टिकल 2 के कारण या पार्टिकल 2 पर पार्टिकल 1 के कारण, उसे हम सिंपली F कह रहे हैं। तो ये फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी Q1 इंटू Q2 के। और उन्होंने देखा कि इसके बीच जो फोर्स होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम के, है ना। जो भी सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर हम चार्जेस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करता है ना। अगर हम लोग सेपरेशन को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स डिक्रीज करेगा। और तीसरी बात जो उन्होंने बताई वो था कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में उन्होंने बताया कि ये हमेशा लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। चार्जेस को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग, ध्यान देना, इसी लाइन के अलोंग लगेगा। ऐसे फोर्सेज सेंट्रल फोर्स होते हैं, है ना। कैसा फोर्स है ये? सेंट्रल नेचर फोर्स है। और लाइक चार्जेस के केस में यहां पर रिपल्सन हो जाएगा, और अनलाइक चार्जेस के केस में अट्रैक्शन हो जाएगा। रिपल्सन होने का क्या मतलब हुआ कि जब यहां पर ये चार्जेस हैं और ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये Q1 और Q2 है, सॉरी लाइक चार्जेस हैं, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, या ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। ऐसे स्थिति में फोर्स अवे लगेगा, यानी ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी खुद से दूर ले जाएगा। सो फोर्स इस चार्ज से अवे की तरफ लगेगा। और इस Q2 पर जो फोर्स लगेगा वह Q1 के कारण अवे है, Q2 पर और Q1 पर जो लगेगा वह Q2 के कारण अवे है, तो Q2 से अवे हो जाएगा। और अनलाइक में क्या हो जाएगी स्थिति? ये Q1 ये Q2, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये इधर लगेगा ये इधर लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स यानी इनवर्ड फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड फोर्स हो गया। Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए टुवर्ड्स द Q1 लगा, Q2 पे फोर्स। और Q1 पर जो फोर्स लगेगा वह टुवर्ड्स द Q2 लगेगा, है ना। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, बट लगेगा चार्जेस को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग ही। अगर हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को एक साथ देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वह फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम के, है ना। तो इस फोर्स के प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम रिमूव करें तो एक कांस्टेंट डालेंगे और ये हो जाएगा Q1 Q2 का प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स का एक जनरल फॉर्म आया स्केलर फॉर्म में, सम कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसलिए ऐसे फोर्सेस को हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है ना। अब ये C का वैल्यू क्या होगा, ये C यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। यहां पर Q1 पर फोर्स जो हमने दिखाया है Q2 के कारण, उसको मैंने लिखा F12, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, और Q2 पर जो फोर्स दिखाया उसको लिखा F21, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। इसी तरह यहां पर ये F12 और ये F21, और इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 is equal and opposite to the force on 2 due to 1। ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, सो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। अब हम लोग इस C का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। फोर्स आया अपना F इक्वल्स C Q1 Q2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब C का वैल्यू अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग होगा, है ना। हमने मीडियम के तौर पर लिया है एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। कूलम्ब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज इन एयर, है ना। तो उन्होंने दो अलग अलग यूनिट सिस्टम की बात मैं करूंगा। सीजीएस यूनिट सिस्टम में जो यूनिट सिस्टम कूलम्ब ने चुना था उसमें C का वैल्यू 1 रखा गया। जिस वक्त ये फॉर्मुलेशन हुआ था उस वक्त चार्जेस के बारे में हमारे पास कोई यूनिट नहीं था, हमें चार्जेस को एक तरह से डिफाइन ही करना था, तो उसमें C का वैल्यू 1 लेना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब जब हमने C का वैल्यू 1 लिया, है ना, अब यहां पर देखो R को भी अगर मैं 1 ले लूं और अगर Q1 Q2 को भी 1 यूनिट ले लूं, 1 CGS यूनिट, है ना, तो F क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हम बड़े आसानी से डिफाइन कर सके चार्जेस के CGS यूनिट को, कि अगर R बराबर 1 सेंटीमीटर हो, है ना, और C का वैल्यू तो 1 है ही, है ना, और अगर मैंने Q1 और Q2 को 1 CGS यूनिट्स ले लें, नाम अभी नहीं दे रहे हैं, वैसी स्थिति में फोर्स क्या हो जाएगा, 1 डाइन हो जाएगा CGS यूनिट, है ना। इसी 1 CGS यूनिट को हम लोग कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज वह चार्ज है जिस चार्ज को रखने वाला दो आइडेंटिकल पार्टिकल
को अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 1 डाइन हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ESU। लेकिन अगर हम लोग जब SI यूनिट्स में आते हैं, ये तो बहुत बाद में आया, तब तक इलेक्ट्रिसिटी है ना, मैग्नेटिज्म, ये सब डेवलप हो गया था, है ना। और वहां पर हमारे पास चार्जेस के यूनिट के और भी बहुत सारे यूनिट्स आ गए थे। हम लोग SI यूनिट में जब काम करने आए, और तब अगर हम चार्जेस का यूनिट देखें तो यहां पर तो चार्जेस का यूनिट 1 कूलम्ब है। तो अगर मैंने Q1 और Q2 को यहां पर 1 कूलम्ब रख दिया, ध्यान दो, और R को SI में 1 मीटर रख दिया, तो फोर्स 1 न्यूटन नहीं आता है ना। तब फोर्स का वैल्यू आया लगभग 8.9 इंटू 10⁻10 न्यूटन आया। सो ये वैलिड रिलेशन नहीं हो सका, है ना। यहां पर हम C को 1 नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि ये भी 1 होना चाहिए था। इसलिए यहां पर हम लोगों ने C का वैल्यू बिल्कुल अलग रखा। कितना रखा, तो C का वैल्यू हो गया लगभग, इसको लिखें अगर इतना के बराबर C कह देंगे तो फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा। तो C का वैल्यू ऑलमोस्ट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर आया। लेकिन इसको एक नाम दे दिया गया, ये रेशनलाइज किया जाता है यूनिट को, SI यूनिट को, इसीलिए SI यूनिट को हम लोग रेशनलाइज्ड यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। सो C इज 1/4πε0। अब यहां पर ये जो टर्म एक आया ε0, ये क्या है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी अगर हम लोग CGS यूनिट सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, स्केलर फॉर्मूला। और अगर हम लोग SI यूनिट में अगर न्यूटन्स लॉ को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे F इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि ये जो कूलम्ब्स लॉ लिखा होता है किसी मीडियम के लिए, वो बिल्कुल अलग फॉर्म में लिखा रहता है, तो उसे हमें समझने की जरूरत है। तो इन SI यूनिट्स इन अ मीडियम फोर्स लिखा जाता है 1/4πε Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये फॉर्मूला किसी भी मीडियम के लिए वैलिड नहीं होगा। यहां जो मीडियम होगा वो कैसा मीडियम होना चाहिए, सबसे पहली बात फ्लूइड मीडियम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए। इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड का क्या मतलब हो गया कि चार्जेस मान लो यहां पर है, तो इस मीडियम का जो बाउंड्री होगा वह बाउंड्री इन चार्जेस से काफी दूर होगा, है ना। सपोज करो किसी कमरे के
अंदर सेंटर के इर्द गिर्द हमने 2 पॉइंट चार्जेस को रखा, तो कमरे का जो बाउंड्री है वो क्या हो गया, मीडियम का बाउंड्री, है ना। तो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। यहां पर जो ये हमारा एप्सिलॉन है, यह भी परमिटिविटी ही है, यह भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है ना। लेकिन किसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है ना, तो मीडियम का, एयर का नहीं, है ना। और उस मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर का जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मतलब उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, इसको मेजर करते हैं, एक टर्म से क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। और इसी को हम लोग K से डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नॉन कंडक्टर को कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो K है इसका वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक होता है। 1 किसके लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए। इंफिनिटी किसके लिए, इंफिनिटी मेटल्स के लिए यानी कंडक्टर्स के लिए, है ना। और K का वैल्यू 1 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा किसके लिए होगा, ये इंसुलेटर के लिए, नॉन कंडक्टर एक ही बात है, या डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए K का वैल्यू 1 से बड़ा होता है और फाइनाइट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करें इस फॉर्मूले पर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उन दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का नहीं है, जैसा कि कई बार लिख दिया जाता है। असल में ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, यहां सपोज करो ये Q1 Q2 है, और ये किसी मीडियम में है, तो उस मीडियम के पार्टिकल भी इस चार्जेस पर फोर्स लगाएंगे। क्या सर, अगर वो मीडियम न्यूट्रल है तब भी? बिल्कुल, क्योंकि इस चार्जेस के प्रेजेंट होने से उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो एटम्स होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे। तो उस पोलराइजेशन की वजह से भी फोर्स लगेगा Q1 और Q2 पर। तो इनफैक्ट उस मीडियम में इन चार्जेस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, यानी इसके कारण फोर्स ऑन Q1 जो होगा वह लिखेंगे हम लोग फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू मीडियम, और Q1 पर जो फोर्स होगा वह Q2 के कारण भी लगेगा और इस मीडियम के पार्टिकल्स के कारण भी लगेगा, क्योंकि मीडियम में क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन के लिए हमने बताया था इससे पहले, जहां पर मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताया है उसमें बताया है थोड़ा बहुत, है ना। तो वहां जाकर के तुम देख सकते हो क्या है पोलराइजेशन। और इसका जो रिजल्टेंट है वो ये है ना, यानी इसका हम लोग जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ये, या फोर्स ऑन Q2 जो होगा वह क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम। इस दोनों फोर्स को ऐड करेंगे और यही दोनों फोर्स इक्वली होगा, है ना। फोर्स ऑन Q1 फोर्स ऑन Q2, इसी को F कह रहे हैं, एंड इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
लेकिन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 अभी भी होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ध्यान देना, यह फोर्स ऑन Q1 दोनों के कारण, इस Q2 के कारण भी और इस मीडियम के कारण भी, अगर दोनों का इफेक्ट ऐड कर दे तो ये रिजल्ट है ना। लेकिन अगर Q1 पर फोर्स Q2 की वजह से पूछेगा तो वो अभी भी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा, जैसा एयर या वैक्यूम में होता था वैसा ही होगा। सो मीडियम का इफेक्ट जब हम ऐड कर देते हैं तब ये फॉर्मूला आता है ना। लेकिन उस फॉर्मूले में भी कंडीशन है, फ्लूइड मीडियम और इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि हमने इसमें सॉलिड मीडियम को क्यों हटा दिया। तो सॉलिड अगर मीडियम होगा तो उसमें और भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर स्ट्रेस वगैरह भी डेवलप कर जाता है, तो उसके भी फोर्सेस आ जाएंगे, तो मॉडिफिकेशंस और हो जाएगा और काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। सो हमें ये सब नहीं करना है, हमारे लिए तो यही फोर्स है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें मैं दो चीजें और ऐड कर देता हूं। एक तो ये कि यहां पर एयर है, परमिटिविटी एप्सिलॉन, और यहां पर एक मीडियम है और परमिटिविटी एप्सिलॉन, बाकी कंडीशंस फुलफिल्ड है। ये Q1 और Q2 सेपरेशन ए, और यहां पर भी Q1 और Q2 सेपरेशन ए। इसके जो मीडियम के बाउंड्रीज हैं वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है और मीडियम फ्लूइड है, ताकि हम वो फॉर्मूला लगा सके। तो यहां पर जो Q1 और Q2 के बीच में नेट फोर्स है एयर में, वह क्या है, क्योंकि एयर में वो काम नहीं हो रहा है, डाइल्यूटेड मीडियम है, तो मीडियम का इफेक्ट इनफैक्ट नहीं है। तो ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। और मीडियम में जो फोर्स लगा, नेट फोर्स Q1 या Q2 पर, है ना, इस Q2 के कारण या फिर इस मीडियम के पार्टिकल के कारण, वो कितना हो गया 1/4πε Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। और अगर मैं यहां पर रेशियो ले लूं, फोर्स इन मीडियम बाय फोर्स इन एयर, तो क्या होगा, तो यहां पर Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर और Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर दोनों में कैंसिल, 4π कैंसिल, यू विल गेट हियर एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, सो इट इज 1/ε/ε0, यानी 1 रिलेटिव परमिटिविटी या 1/k। सो फोर्स ऑन मीडियम, इट इज फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स फोर्स इन एयर बाय रिलेटिव परमिटिविटी और फोर्स इन एयर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चूंकि हम जानते हैं कि किसी मटेरियल मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होता है, तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा फोर्स इन एयर से। यानी जब दो चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी खास सेपरेशन पर रखें एयर में, और इस चार्ज सिस्टम को हम किसी मटेरियल मीडियम में डाल दें, तो अब इन पर जो नेट फोर्स फील हो रहा है वह k टाइम रिड्यूस हो गया, जहां की k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दूसरा जो हमारा आइडिया है वो ये है, मीडियम में परमिटिविटी एप्सिलॉन है
और यहां हम इसको एयर में रखना चाहते हैं, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। मीडियम में चार्जेस जो है वो ए सेपरेशन पर है। कहता है एयर में हम उसे कितने सेपरेशन पर रखें, आर कितना हो ताकि फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम सेम हो जाए, है ना। उस आर को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। ये इसका इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस होगा। तो कैसे निकालेंगे यहां पर, तो फोर्स इन मीडियम कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। मीडियम में सेपरेशन है और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है, और फोर्स इन एयर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें कि फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन एयर इक्वल है, तो यहां पर भी कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान देना यहां पर Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट एप्सिलॉन ए स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहां से हम लोग आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यू विल गेट ए रूट के। ध्यान देना यहां पर क्या आ गया, आर आ गया ए रूट के स्क्वायर रूट। ये हो गया इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। यानी कहने का यह मतलब कि जब दो चार्ज पार्टिकल किसी मटेरियल मीडियम में ए डिस्टेंस पर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसे हम एयर में कितने डिस्टेंस पर रखें कि फोर्स सेम हो, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा ए रूट के, है ना। चलो आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।